8 बज गए हैं और अब काउंटिंग शुरू हो गई है। सारे चुनाव नतीजे अब धीरे धीरे करके आने लगेंगे। कर्नाटक एक महत्वपूर्ण नतीजा है, लेकिन उसके साथ साथ यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव और बाय इलेक्शन, उसके भी नतीजे बहुत जरूरी हैं। इसके मायने बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी पास होगी या फेल, कांग्रेस पार्टी पास होगी या फेल, और कांग्रेस पार्टी अगर पास हुई तो कितने अंकों से पास होगी। अभी कल ही सीबीएसई का रिजल्ट आया है, कहीं सीयूईटी का एग्जाम तो नहीं देना पड़ जाएगा। ये सारी चीजें भी रहेंगी। मनोरंजन भारती और अखिलेश शर्मा हमारे साथ हैं ही, और सुदीप श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक क्विक कमेंट लेते हैं। सुदीप जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहता हूं, क्यों ये चुनाव इतना सिग्निफिकेंट हो गया है? नाक का सवाल और नाक का प्रश्न क्यों बन गया है? देखिए, सिग्निफिकेंट इसलिए भी है कि कांग्रेस के राजस्थान की जो हालत है उसको देख के लोग ये मान रहे हैं कि शायद वहां रिपीट होना मुश्किल हो। हिमाचल और छत्तीसगढ़ अकेले अगर वहां रहती भी है, छत्तीसगढ़ रिपीट कर जाती है, तो 2024 लड़ने के लिए जो आप समझ सकते हैं राजनीति में जो आवश्यक चीजें हैं, रिसोर्सेज, संसाधन, उसके लिए कांग्रेस के लिए ये डू और डाई बैटल है। और इसलिए हमको ग्राउंड पे दिखाई देता है कि सिद्धारमैया और शिव कुमार में चाहे कितना भी आपसी वैमनस्य हो सीएम बनने के लिए, लेकिन वो दिखाई एक दे रहे हैं। उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लिया है कि जब तक सरकार माने जीत ना जाए तब तक कोई लड़ाई नहीं होनी है। बीजेपी के लिए इसलिए सिग्निफिकेंट है कि बीजेपी नॉर्थ में पीक कर चुकी है, और अगर उसको अगले बार 300 की टैली बनाए रखना है 2024 में, तो उसको साउथ की और ईस्ट की वो जो सीटें हैं, उड़ीसा बंगाल से लेके नीचे पूरा साउथ, करीब 200 सीटें। ये अखिलेश जी बताते भी रहे, मिशन 160, उसमें हाँ 200 सीटें हैं वो पूरी मिला के। 140 तो साउथ की 5 राज्य, फिर 21 उड़ीसा और 42 ये 204 सीटें। तो इन 204 सीटों में बीजेपी का टारगेट 70 से 80 सीटें जीतने का है, कि अगर कोई नॉर्थ में लॉस होता है पीक पे, उसको हम इसलिए चुनाव ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ। ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ। ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ। Yeah, today is a big day for Karnataka. People will be giving their verdict for the future 5 years of Karnataka in terms of development and stable government. And I am confident that Bharatiya Janata Party will have absolute majority and give a stable government where a new Karnataka with all development included, inclusive development, will be possible. And I thank the people of Karnataka for voting very, very peacefully. Similarly, I appeal to all political parties that let the counting be peaceful, and everybody should take results in their own stride. Sir, your own minister. अखिलेश, तनाव में तो हर नेता रहता ही है काउंटिंग शुरू होने के पहले, जाहिर है। और ये तो चीफ मिनिस्टर है, इनके लिए भी काफी कुछ दांव पर है। देखिए, ये सीधे तौर पर बीजेपी ने ये नहीं कहा कि ये अगर हम चुनाव में जीतते हैं तो मुख्यमंत्री गोमई बनेंगे। तो ये एक बड़ी बात ये थी कि बीजेपी ने सीधा कोई अपना मुख्यमंत्री का चेहरा उतार करके चुनाव नहीं लड़ा, और ये संकेत जरूर दिए शुरू हो गई हैं। वरुणा दक्षिण कांग्रेस आगे है, यहाँ से बढ़त बनाए हुए हैं। पोस्टल बैलेट भी बोल ये तो देखिए, ये एक हेल्थ वार्निंग और राइडर तो पहले ही डाल दें कि अभी पोस्टल बैलेट है, अभी बहुत राउंड की गिनती होनी बाकी है, लेकिन ये कुछ बढ़त आ रही है। शिकारीपुर पश्चिम बीजेपी आगे है, और वरुणा जो है उनकी सीट है सीतारमैया, और दूसरी जो है वो एक येदियुरप्पा जी के बेटे की सीट है। पर आगे है। तो तीनों पार्टियां एक सीट पर अभी आगे हैं, जो पोस्टल बैलेट्स के शुरुआती रुझान आए। अपने दर्शकों को हम ये जरूर बता दें कि हम लोग भले ही चेन्नापट्टनम कुमारस्वामी लड़ रहे हैं, तो तीनों जगह से एक लीड जो है वो आप देख सकते हैं कि शुरुआती पोस्टल बैलेट में जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे लग रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति का पालन करते हुए सबके खाते में एक बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं मनोरंजन जी, हम लोग अगर आपको सटीक नतीजे जानने हैं तो थोड़े धीरे जरूर होंगे, लेकिन सटीक होंगे और एनडीटीवी पे होंगे। ऐसा नहीं होगा जो मैं बाकियों पे देख रहा हूं, जो 38 पर बढ़त पहले से ही दिखा चुके हैं। कोई 38 दिखा रहा है, कोई 27 दिखा, अभी तो पेटियां खुली भी नहीं होंगी, 2 ही मिनट में 38 गिनती दिखाई जा रही है। गजब ही हो गया ये तो।
मनोरंजन जी हमारे साथ अमिताभ जी भी आ गए। अमिताभ तिवारी चुनाव विश्लेषक हैं। अमिताभ जी, आपकी टिप्पणी ये कि जो आज के परिणाम होंगे आपके हिसाब से कितना इसका असर होगा अगले लोकसभा चुनाव पर? ये कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन बहुत है, क्योंकि अगर कांग्रेस यहाँ नहीं जीतती है तो एक गढ़ है सॉर्ट ऑफ कांग्रेस का है साउथ में, जहाँ पे बीजेपी को ऑलमोस्ट उसने कैंपेनिंग में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी टक्कर दी, ऑलमोस्ट उसने एजेंडा सेट किया था हर बार। तो कांग्रेस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों का ऐसा कोई कोरिलेशन होता नहीं है। हमने देखा था पिछली बार बीजेपी ने कर्नाटक जीती थी, यानी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन वो बाकी के 3 राज्य चुनाव हारी थी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, और वापस लोकसभा में उसे जीत मिली थी। तो इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में मोदी फैक्टर आ जाता है काम पे। कर्नाटक में 50% से ऊपर बीजेपी वोटर्स ने मोदी जी के नाम पे वोट दिया था लोकसभा 2019 में, और ये नंबर विधानसभा 2023 में केवल 19% है। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड स्टेट इलेक्शन, और पब्लिक ये कॉन्शियसली स्प्लिट वर्डिक्ट देते रही है। हमने पिछले चुनाव में देखा कि जिस तरह से उड़ीसा का चुनाव आप जानते हैं कि 7 में होता है लोकसभा के, तो वहां तो बीजेपी 8 सीटें जीत गई लोकसभा में, लेकिन जब विधानसभा की बात आई तो फिर से एक बार नवीन बाबू के ऊपर जनता ने विश्वास किया। तो ये जनता बहुत सोच समझ करके तय, बहुत सोच समझ के ये डिस्टिंक्शन कर्नाटक भी करना जानता है, क्योंकि अगर आप विधानसभा 2018 देखें तो एक पार्टी को 36% वोट, दूसरी को कांग्रेस पार्टी को 38% वोट, ये 2018 के वोट शेयर हैं। लेकिन वहीं एक साल भी नहीं, कुछ समय बाद अगर आप लोकसभा में इसी कर्नाटका का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी 51% वोट। तो ये डिस्टिंक्शन करना आता है। ऑफ कोर्स देखिए, वोटर जनता है जो सब जानती है, ये पब्लिक है जो सब जानती है, और जनता जनार्दन है। तो काफी परिपक्व वोटर है हमारा, चाहे रूरल एरियाज का हो चाहे अर्बन एरियाज को, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वोटिंग होती है। सुदीप जी, इस बार लेकिन कहा गया कि जिस ढंग से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है वो बीजेपी की तरह चुनाव लड़ा, मतलब लोकल इशू पे झगड़ा, जैसा कि उन्होंने कहा कि आपने कहा कि झगड़ा नहीं होने हुआ दोनों नेताओं के, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में, साथ एकजुटता दिखाई, कैंपेनिंग भी अच्छा करा। क्या पॉजिटिव्स कांग्रेस के लिए? इससे पहले आप जवाब दें, मैं जरा बता दूं दर्शकों को, 10 सीटों पर बढ़त सामने दिखाई दे रही है, रुझान आ रहे हैं। बीजेपी 5 पर आगे, कांग्रेस 4 पर और जेडीएस 1 पर। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है जो अभी अखिलेश जी बता रहे थे, अपडेट हो गया। बीजेपी 6 पर, कांग्रेस 4 पर, जेडीएस 2 पर, 12 सीटों पर जो बढ़त है, सब अपनी सीटें जीत रही है, कोई चेंज नहीं है, अपनी सीटें जीत रहे हैं। जी देखिए, जो कैंपेन है कांग्रेस का, डेफिनेटली एक नई चीज है कि वो बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया। जब उन्होंने ये पे सीएम का जो क्यूआर कोड लॉन्च किया, माने ये कांग्रेस इस तरीके का काम करती पहले नहीं देखी गई। इस तरीके का अटैक, इस तरीके का एग्रेसिव कैंपेन बीजेपी अक्सर पहले भी करती रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बहुत ही आगे बढ़ के इस एग्रेसिव कैंपेन को लीड किया। उनको ग्राउंड में सेंस हो रहा था कि देखिए, लिंगायत के अलावा बाकी जितनी कम्युनिटी है कर्नाटक की, वो नेचुरल वोटर नहीं मानी जाती बीजेपी की, माने अपर कास्ट को छोड़ दे तो बहुत थोड़ा हिस्सा है। इस बार इनके पास डीके शिव कुमार के रूप में एक नेता वोकल लीगा का भी था, सिद्धारमैया का अपना अहिंदा बेस या उनका जो ओबीसी बेस है वो अपनी जगह है। मुस्लिम कंसोलिडेशन करने का ये सही समय था, क्योंकि हिजाब करके खुद बीजेपी ने वो मौका दिया। अदरवाइज मुस्लिम वहां स्प्लिट होता था, जो जेडीएस में भी जाता था, और एक जो कैलकुलेटेड रिस्क बीजेपी ने ली थी हिजाब मुद्दे से, मल्लिकार्जुन खड़गे के रहने के कारण, यस आखिरी चीज, कांग्रेस का 24 आवर वाला कोई था अध्यक्ष जो कि दिन रात पॉलिटिक्स करता और है, वो कहीं ना कहीं ऐसा करता है कि कन्नडिगा, एक दलित कन्नडिगा जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट है। तो इस बार कांग्रेस, अगर वही मैं कह रहा हूं जो अमिताभ जी भी कह रहे थे कि इस बार अगर वो नहीं जीतेंगे तो फिर कब जीतेंगे। लेकिन ये है कि मैंने नोट किया कि आखिरी 15 दिन में बीजेपी ने गैप को बहुत कम किया है। ये बात तो सब कह रहे हैं। हाँ। जो बात संकेत आप पूछ रहे थे कि जो बजरंग दल का मुद्दा उठाने से बीजेपी को क्या फायदा हुआ, वो उससे ज्यादा मुझे दूसरी चीज दिखी कि बीजेपी ने थोड़ी वापसी, उससे ज्यादा मुझे दूसरी चीज दिखी है। देखिए, वहां क्लास डिवाइड दिख रहा है। जो जरा भी इकोनॉमिकली ठीक है उसको ये फ्रीबीज वहां पर नेगेटिव हो लगता है, और वही चीज कांग्रेस के लिए फेवर में भी है। तो ये वहां क्लास डिवाइड है, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग नौकरी कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर बेस भी अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा है। अर्बन सीटें कम से कम 60-70 हैं।
तो वो जो क्लास डिवाइड है वो क्लियर दिखाई देता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र, जो अमिताभ जी आपको लाना चाहूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पकड़ बहुत जरूरी है अगर आपको कर्नाटक जीतना है। केवल शहरी क्षेत्रों में दबाव बनाकर 160-70 सीटें हैं अभी भी माने ग्रामीण ही अभी भी मेजर है। तो इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी के मुद्दे थे, जो 5 गारंटी की बात कही गई थी, और स्पेशली जो नंदिनी और अमूल का मुद्दा चला, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में असर डालते हैं। हाँ, देखिए क्या होता है कि हमें लगता है कि कोई एक बड़ा मुद्दा किसी चुनाव में चलता है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट ऑफ वोटर के लिए अलग अलग मुद्दा चलता है। तो कन्नाडिगा अस्मिता के लिए नंदिनी और अमूल का मुद्दा चलता है। जैसे सर कह रहे हैं कि 20,000 रुपए से कम जिनकी आय है उन्होंने कांग्रेस को वोट किया है, 20,000 रुपए से ऊपर जिसकी आय है ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट किया, क्योंकि वो ज्यादा अर्बन सेंटर्स में है। जो बीजेपी दावा करती आ रही है, बीजेपी ने कहा कि एक नई जाति बनी है पूरे देश में, वो है लाभार्थी की, बेनिफिशियरीज की, वो लोग जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिला। अब जरूरत नहीं है पूरी सूची गिनाने की, क्योंकि सब जानते हैं, कई बार उस पर चर्चा हो चुकी है। और ये वही टारगेट है बीजेपी का जो 20,000 रुपए से कम कमाता है। तो ऐसे में तो फिर विरोधाभास हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि 20,000 से कम वाले कांग्रेस के पास गए, उससे ऊपर बीजेपी के पास गए। नहीं, विरोधाभास नहीं है, क्योंकि सेंट्रल स्कीम्स के लाभार्थी हैं वो लोग, तो लोकसभा में वोट कर रहे हैं ना। 51-52% वोट शेयर मिला है बीजेपी को। विधानसभा में आप अगर बीजेपी का भी पिच देखेंगे किसी भी चुनाव में, सेंट्रल स्कीम्स की लिस्ट गिनाते हैं वो अचीवमेंट में, कौन सी कर्नाटक सरकार की स्कीम वहां पे चली है। आप पीएम आवास योजना की बात कर रहे हैं, उज्ज्वला की बात कर रहे हैं, बट ये तो मोदी जी की स्कीम है, बोम्बई की स्कीम थोड़ी है। और जो मनोरंजन जी कह रहे हैं कि काफी फोकस्ड जो प्रोमिसेस थी, महिला, युवा, ये दो बड़े और गरीब, महिला को 2,000 रुपए और बस पास फ्री, यूथ को अनएम्प्लॉयड अलाउंस, और गरीब को 10 किलो राइस और आई थिंक 200 यूनिट की बिजली। एकदम फोकस्ड, क्लियर कैंपेन। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग को कॉपी कर लिया, बीजेपी ने जो भी प्रोमिसेस करी वो लास्ट में मैनिफेस्टो में आई, लेकिन कांग्रेस शुरू से रैलीज में एक एक चीज ड्रॉप करते जा रही है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो बात है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास बहुत समय मिलता है, जबकि बीजेपी लार्जली मैनिफेस्टो में बिलीव नहीं करती, एकदम एंड में निकाल के बात करती है। सुदीप जी, यदि कांग्रेस को सफलता मिलती है, यदि अभी भी, क्योंकि बहुत टाइम है, तो क्या ये मॉडल बनेगा कांग्रेस के लिए या फिर बीजेपी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि एक बार फिर से देखा जाए कि चुनाव इस ढंग से भी लड़ सकते हैं? मतलब ये पहला चुनाव मैंने कांग्रेस का देखा कि लोगों ने कह दिया दिल्ली के नेताओं को, आप मत आइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप रहिए दिल्ली में। केवल प्रियंका गांधी को अंदर किया, बाकी सबको बाहर कर दिया। और क्योंकि ये चीज तो 2018 में छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में उस समय राहुल गांधी के अलावा बाकी कोई सेंट्रल लीडर को वो नहीं किया, और राहुल गांधी उस समय प्रेसिडेंट थे। पूरा चुनाव वहां की स्टेट यूनिट ने लड़ा, कैंपेन वहां, सारा कुछ मैनिफेस्टो से लेके एवरीथिंग। तो ये, और वहां भी जो उन्होंने 2,500 रुपए का धान खरीदेंगे, जो प्रदेश में, देश में गंगाजल लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दाना धान 2,500 रुपए, जबकि उस समय 1,800 रुपए से भी कम था एमएसपी। तो जिस स्टेट में पैडी ग्रोइंग कम्युनिटी ही 70% है, वहां अगर आप ये दूसरा तेंदुपत्ता का जो बोनस है, वो जो 2,500 रुपए, वो सीधा 4,000 करेंगे। तो वो जो 12 लाख ट्राइबल फैमिलीज जो हैं, जो तेंदुपत्ता कलेक्ट करते हैं, उनके लिए वो सीधी कनेक्टिविटी। लेकिन यहां पर सुदीप जी, बीजेपी ने भी कैंपेन में जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी, उनकी हवा निकालने का पूरा प्रयास किया। राजस्थान का उदाहरण दिया, कहा कि राजस्थान में भी इसी तरह गारंटी दी गई थी, वहां वो गारंटी पूरी नहीं हुई। छत्तीसगढ़ की बात भी उन्होंने की, और ये कहा कि ये जिस पार्टी की वारंटी ही नहीं है, उसी गारंटी का आप क्या करेंगे? बिल्कुल, ये बातें सब कही गई, लेकिन आप देखिए हिमाचल का जब चुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस ने 10 गारंटी दी। उसी पीरियड में अगर आप ध्यान करिए तो कोर्ट में फ्री बीज का केस चल रहा था। वहां गवर्नमेंट का स्टैंड क्या था? गवर्नमेंट का स्टैंड ये था कि फ्री बीज लिमिट होनी चाहिए, कोई एक डेफिनेशन आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैसेज बन के नीचे जाती हैं। और ये जैसे अमिताभ जी कह रहे थे कि वोटर तो इतना होशियार है कि वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, तब भी उसको पता है कि उसके इंटरेस्ट में क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो ये अमिताभ जी गारंटियां काम कर रही हैं, करती हैं, आपको लगता है जमीन पर? देखिए, अभी क्या है, कोविड के बाद इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, एग्री डिस्ट्रेस है। उस समय लोगों को सरकार से मदद चाहिए, खास करके जो पब्लिक जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में है। तो ये गारंटियां काम करती हैं, लेकिन जो आपने कहा उसके साथ क्रेडिबिलिटी फैक्टर ऐड होती है कि भाई जो पार्टी दे रहे हैं, क्या वो गारंटी पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? यस, लेकिन कर्नाटक में
एक फायदा या एक जो डिफरेंस है किसी भी और राज्य से, कि बीजेपी और कांग्रेस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बीजेपी के सीएम भी एक बार जेल जा चुके हैं, कांग्रेस के जो सीएम थे उनके खिलाफ 51 के लोकायुक्त मामले थे, ठीक है। बीजेपी में जो एमएलएज हैं 16% वो कांग्रेस और जेडीएस के हैं। देयर इज नो पार्टी विद द डिफरेंस। और मैं तो कहता हूं कर्नाटक में हर 5 साल में अगर सरकार बदलती है, कोविड के बाद हमने एक कॉन्सेप्ट सुना था रिवेंज स्पेंडिंग, जिसकी पैसे, जिन लोगों की नौकरियां बच गई, पैसे तो बचे, उसके बाद दबा के उन लोगों ने खर्च किया। यहां पे होती है रिवेंज वोटिंग। कोई भी पार्टी आ जाए, लोगों का कुछ खास भला नहीं होता, रिवेंज वोटिंग होती। दोनों से सवाल है, क्या एक संभावना, उस पर भी हमें बात करना चाहिए। यदि टाइट होता है मामला और हंग हो जाता है तो फिर किसके चांसेस हैं? देखिए, कुमारस्वामी पिछले बार कांग्रेस से सरमिल के सरकार बना के देख चुके हैं, जो चलने नहीं दी गई, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन ही बचता है। तो ज्यादा संभावना तो यही बात है कि अगर कांग्रेस में 120 से कम, क्लियर मेजॉरिटी से कम रहती है, तो बीजेपी जो उसका हिस्ट्री है कम से कम पिछले 5-10 साल का, सरकार बनाने में वही आगे निकल जाएगी। मतलब अगर हंग हुआ तो एडवांटेज बीजेपी, ये मान के चले आदमी। हाँ, मैं तो ये मान के चलता हूँ। अभी जो पर ऐसा नहीं है, वो बता बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनी भी गई है। महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है, जहां पर कि बीजेपी शिवसेना ने चुनाव मिलकर के लड़ा था, लेकिन शिवसेना बाद में कांग्रेस और एनसीपी के साथ फिर वापस भी छीन लिया। वो तो ठीक है, लेकिन उसमें अखिलेश जी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उनको कभी उम्मीद नहीं थी कि जो सबसे ओल्ड एलाई है वो हमको डिच कर जाएगा। वो कैलकुलेशन में वो मार खा गए। अदरवाइज तो अगर उनको आगे रह के लीड करना है, खेल खेलना है, तो वही जीतते हैं। उस वक्त ये प्रश्न भी पूछा गया कि आपने अगर मुख्यमंत्री पद के मुद्दे पर ही ये रिश्ता तोड़ना था, तो फिर बाद में आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? ये सही सवाल है। को बनाते, ये सही सवाल, ये पूछा गया था। तो सही सवाल, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ आंकड़े बता दें आपको, और चैनलों के हिसाब से ना जाइए, न जाने वो कौन से वोट दिखा रहे हैं और कौन से चुनाव का दिखा रहे हैं। कुछ कुछ चैनल पर 17 मिनट में 136 सीटों के रुझान भी कुछ चैनलों पर आ रहे हैं। ऐसा फर्जीवाड़ा भगवान बचाए इससे। 51 आए हैं अभी तक आधिकारिक, जो हमारी एजेंसी है उसकी तरफ से, जिसमें 26 पर बीजेपी आगे, 27 पर, माफ कीजिएगा, 52 में से 20 पर कांग्रेस आगे है, जेडीएस 5 पर आगे है। यानी कि अगर इस तरीके से चलता रहा अखिलेश जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। बीजेपी 27 पे आगे, 2 सीटों का फिर भी नुकसान है। कांग्रेस को 21 सीट है, 2 सीटों का 2 सीटों की बढ़त है, और 5 पर जेडीएस है। उनको ना फायदा है ना नुकसान है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी राउंड 0 में, वो भी पोस्टल बैलेट के 45 सीटों पर राउंड 0 ही चल रहा है, और करीब 80% ही काउंटिंग हो पाई है। और पहले राउंड में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें 19% अभी काउंटिंग हो पाई है। तो ये बहुत ही शुरुआत के रुझान, बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स है, बहुत ही अर्ली ट्रेंड्स है। अभी तो मैच शुरू हुआ है, आप हमारे साथ रहिए, हम बॉल बाय बॉल बताते हैं। ये उस समय का है जब बैट्समैन अपने बैट से पिच को ठोक के देखता है कि किस तरह बॉल किधर जाएगी, कितना स्विंग करेगी और कितना बाउंस लेगी। पोस्टल बैलेट मुझे लगता है एक यहाँ पे एक वोट फ्रॉम होम स्कीम भी थी। अच्छा, थी ना, जिसमें लगभग 75-76 हजार वोट थे। 80 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनके घर पर जाकर के मतदान का था। और इसमें एक मतदाता ऐसे थे जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक थी, और जब उन्होंने अपना वोट डाला तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने फोन करके उन्हें बधाई दी और धन्यवाद दिया कि देखिए आपकी लोकतंत्र में कितनी आस्था है कि आप इस उम्र में भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्या मतलब हमारी क्या वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, इससे पता चलता है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। 350 वोट है लगभग हर विधानसभा में वोट फ्रॉम होम। जो सीटें हैं जिन पर अभी वोटिंग हो रही है, जिन पर अभी काउंटिंग हो रही है, अफजलपुर, भालकी, चामुंडेश्वरी, चन्नापटना, चिगोड़ी, साडलगा, चित्तापुर, हरनपल्ली, होलनेरसीपुर, थोड़ा सा जवान लड़खड़ा जाए तो माफ कीजिएगा, कंपली, कनकपुरा, कारकला, और ये एक बड़ी लंबी लिस्ट है, करीब 51 सीटों पर अभी यलहंका पर भी हो रहा है। और इसमें एक जरूरी और महत्वपूर्ण आंकड़ा यहां पर देखने का यह है कि इन सीटों पर पिछली बार के जो नतीजे आए थे, 28 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है, लेकिन वो 3 का नुकसान झेल रहे हैं। और कांग्रेस जिन सीटों पर अभी काउंटिंग चल रही है उसमें 24 सीटों पर आगे है, जिसमें उनको 3 की बढ़त है। अभी सब जगह की काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई है, ये बताना बहुत जरूरी है। और जेडीएस जो है वो 7, जो पिछली बार जहां लीड थी
उसी पर जहां वो जीते थे वहीं पर वो लीड भी कर रहे हैं। इसका मतलब जेडीएस अपनी सीटें जीत रही है, कांग्रेस जो है गेन कर रही है। चार मैप में जो जेडीएस का इलाका है ओल्ड मैसूर का, वो सारा हरा, जितनी भी पॉइंट आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। जी हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं, जरा उनको स्क्रीन पर दिखा दें, एक एक करके उनसे जान लें कि क्या मूड है। अभी तो सांसें अटकी होंगी सबकी, क्योंकि ये तो आंकड़े एकदम शुरुआती हैं। उमा शंकर सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ने पहले ढोल बजा दिया था, तो अभी मेरे ख्याल थोड़ा बोला होगा कि जाइए नाश्ता वाश्ता कराइए, अभी नहीं। मैसूर पाक वाक मंगाया कि नहीं? अच्छा, नहीं आ रही आवाज, बज रहे हैं ढोल। उमा शंकर जी। जी देखिए, पहले तो सिर्फ ढोल बजा था और अब भांगड़ा भी यहाँ पे हो रहा है। हमारे कैमरा सहयोगी संजय कौशिक आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस का उत्साह जो है समय से पहले ही, और हो सकता है कि जो एग्जिट पोल है, हो सकता है कि एग्जिट पोल नतीजा देखकर ही यहाँ पे तैयारी हुई है। और हालांकि कोई बड़ा नेता अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, ये इन्होंने माहौल यहाँ पे बना दिया है। तो ये जो माहौल है, ये क्या सस्टेन करेगा रिजल्टों के साथ, ये मैच करेगा, ये अब से थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। जी आपने कुछ पूछा है? मैंने कहा कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दिया है जगदीश शर्मा ने? जी देखिए, मुझे ये लगता है, अगर आप 2015 की बात करें तो पटना में मैं था और चुनाव के नतीजे आ रहे थे और मैं बीजेपी दफ्तर में था, वहाँ लड्डू बंटना शुरू हो गया था, लेकिन आधे घंटे के बाद चुनाव का रुख बदल गया था। तो जो पुराना अनुभव है वो कई बार ये कहता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस जीत रही हो, जीतेगी या एग्जिट पोल जैसा नतीजा आएगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समय से पहले इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन देखना इनका आत्मविश्वास कितना काम आता है और क्या नतीजा निकल कर आता है। ले डूबता है कभी-कभी। लेकिन कॉन्फिडेंस ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हैं। इससे पहले कि हिमांशु जी के पास जाएं, अब निहाल जी बंगले के अंदर चले गए हैं डीके शिव कुमार के। निहाल जी, एकदम कांटे की टक्कर अभी तक लग रही है। जो शुरुआती रुझान है एकदम बिल्कुल आप देखिए 32-32 बराबर कांग्रेस और बीजेपी लगातार चल रही है। देखिए, ये शुरुआती रुझान है और ये पोस्टल बैलेट के आपको ट्रेंड्स मिल रहे हैं। एक चीज और बता दूंगा कि इस बार पहली बार चुनाव आयोग ने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट यह था कि दिव्यांग और बुजुर्ग अपने घर से भी वोटिंग कर सकते हैं और तकरीबन ऐसे 80,000 के आसपास वोट थे, जिसमें 79,000 वोट घर से किए गए। उनकी भी गिनती चल रही है। एक अच्छी पहल थी और उसका जो रिस्पांस मिला वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छा मिला, क्योंकि अगर 80-81,000 वोट्स जो वोटर्स थे रजिस्टर्ड, उनमें से अगर 79,000 के आसपास उन्होंने पोस्टल बैलेट के जरिए या घर से उन्होंने अगर अपना मतदान किया है तो एक अच्छी शुरुआत थी, एक अच्छी पहल इसको मानी जाएगी। ये पहली बार कर्नाटका में हुआ है। अब पोस्टल बैलेट में माफी चाहता हूं, बीजेपी दोनों बिल्कुल। आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप कहां पे हैं, जो बाद में जुड़े हैं, पहले बाहर जिन्होंने देखा होगा, आप अंदर आ गए, ये थोड़ा बता दीजिए पहले। देखिए, ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का घर है। ये उनकी गाड़ी है, देखिए अभी आ रही है, रिवर्स पार्किंग हो रही है। और इसके बगल वाला जो घर है ये भी डीके शिव कुमार का ही है। बहुत डिटेल में और साथ साथ मैं ये बताना आपको चाहूंगा कि देखिए ये घर है, यहाँ पर कैमरे वगैरह भी लग गए हैं अब। और अंदर ये जो हॉल है, इसी में डीके शिव कुमार सामान्य तौर पर लोगों से मिलते हैं, बैठते हैं। हम लोगों का जो इंटरेक्शन होता है वो इसी जगह पर होता है। तो यहाँ मॉनिटर लगा हुआ है, रिपोर्टर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 1-2 कार्यकर्ता भी आ गए हैं। और ये दरवाजा जो देख रहे हैं दाहिनी तरफ, जब मूवमेंट मत कीजिए, ये देखिए 2 जो चेयर लगे हुए हैं, एक सिग्नल सुरेश बैठते हैं, एक पर डीके शिव कुमार। अगर दोनों भाई यहाँ पे आते हैं, वापस चलेंगे निहाल जी के पास, देखते हैं कि किस राजनीतिक दल का सिग्नल बना रहेगा और सिग्नल टूट जाएगा चुनावी रुझानों में। तो ये देखना एक बहुत जरूरी बात होगी। हिमांशु शेखर मिश्रा बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर चुनाव के दिन होता क्या है अखिलेश जी, हम सबने देखा है, बहुत व्यवस्थित ढंग से सब चैनल का एक खोपचा बन जाता है, एक क्यूबिकल हो जाता है जिसमें सब प्रवक्ता आकर बोलते हैं।
हिमांशु शेखर जी संभवतः वहीं बैठे हुए हैं जी। हिमांशु जी, मैं जगह ढूंढ ली है। हाँ हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी में माहौल क्या है? इंतजार हो रहा है, तैयारी क्या है? कांग्रेस में तो ढोल नगाड़ा बज रहा है समय से पहले। यहां देखिए बीजेपी मुख्यालय में अभी कुछ प्रवक्ता हैं और बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं जो अलग अलग चैनल्स में फिलहाल पार्टी की बात रख रहे हैं, जो भी चर्चा वहां पर हो रही है, जो ट्रेंड्स अब तक सामने आए हैं। लेकिन कांग्रेस की तरह यहां पर शांति है। बीजेपी मुख्यालय में मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था, बिल्कुल शांत है। यहां पर बहुत ज्यादा नेता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है और बीजेपी में आमतौर पर इसी तरह का मूड रहता है। सुबह में थोड़ा वक्त लगता है, पार्टी के नेता थोड़ी देर से यहां पर आते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के नेताओं को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीड किया पार्टी के कैंपेन को कर्नाटक चुनावों में, उससे जो इतिहास रहा है कर्नाटक का चुनावों का, वो इतिहास बदलने में प्रधानमंत्री कामयाब होंगे। दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, कर्नाटक में अब तक बीजेपी को कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है और दूसरी बात जिसकी चर्चा हमने पहले भी की कि 38 साल में कर्नाटक के लोगों ने कभी भी जो सत्ताधारी दल है उसको दोबारा मौका नहीं दिया है सरकार बनाने का। तो ये इतिहास बीजेपी के खिलाफ है, ये एक सबसे बड़ी चुनौती भी बीजेपी के सामने है और जिसका जिक्र पहले भी चर्चाओं में हमने किया है कि ऐसा सेंटिमेंट बना था कि कांग्रेस जो है वो रेस में आगे है और उसके बाद जो कारपेट बॉम्बिंग की प्रधानमंत्री ने, मैं आंकड़े देख रहा था, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह, अगर इन तीनों के ही आप जो रैलीज और रोड शोज को देखें तो करीब 45 रैलीज किए इन तीन बड़े नेताओं ने और 37 रोड शोज किए हैं और इससे आपको अंदाजा होगा कि आखिरी मौके पर कारपेट बॉम्बिंग करके एक नया आउटरीच प्लान लेकर बीजेपी आम मतदाताओं के पास गई है, क्योंकि उसे पता है कि इतिहास बदलना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। और अभी तक जो मैंने बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं से बात की है, उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लास्ट माइल पर जाकर मतदाताओं के पास सीधे पहुंचने की कोशिश की, उसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलेगा। जो इतिहास है वो बदलने में बीजेपी कामयाब होगी, लेकिन फिलहाल पार्टी जल्दबाजी में नहीं है। संकेत और पार्टी मुख्यालय पर पूरी शांति है। बिल्कुल, ये तो देखिए बीजेपी का एक हिसाब भी रहता है, हमने हमेशा देखा है, अगर बीजेपी जीती तो शाम को 7 से 9 बजे के बीच पीएम जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, तब वहां पर कार्यकर्ता आएंगे। ये तो एक रूटीन बन गया है और ये तो हम सब देखते ही रहते हैं बीजेपी का। निहाल जी के पास वापस चलते हैं, उनका आंकड़े बता दीजिए। हाँ, आंकड़े एक बार बता दें आपको। 116 में बढ़त सामने आई है, जिसमें एकदम कांटे की टक्कर। लेकिन एक महत्व, और मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये अभी पोस्टल बैलेट ही चल रहे हैं, जिसमें राउंड 0 91 सीटों पर 78% ही काउंटिंग हो पाई है और राउंड 1 में 27 सीटों पर 22% काउंटिंग हो पाई है, यानी कि बहुत ही शुरुआती रुझान अभी भी। और इस राइडर के साथ ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस अब तक जितनी सीटें काउंट हुई हैं उसमें 11 सीटों पर गेन किए हैं और वो जैसे कि आप देख सकते हैं 52 लीड्स हैं और बीजेपी जो है वो 6 पीछे जो सीटें काउंट हुई हैं उसमें, लेकिन टोटल लीड्स 53 ये पोस्टल पर बैलेट आ गया और ये सब पोस्टल बैलेट्स की लीड स्क्रीन पे है। ये पोस्टल बैलेट की लीड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ राउंड की काउंटिंग भी हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं 9 सीटों पर 31% और 17 राउंड काउंट हुए हैं कुछ सीटों पर, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से होता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मोटा मोटा आप लोग दर्शक लोग ये समझिए कि 55 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 54 सीटों पर बीजेपी और 17 पर जेडीएस। और कहने की बात यह है कि अभी एकदम कांटे की टक्कर चल रही है, एकदम लगभग बराबर, आगे पीछे दोनों रोडवेज बस जो है। दर्शकों को बता दें कि अभी तक बक्से खुले नहीं है, बक्से नहीं खुले हैं, आप इस बात का इत्मीनान रखिए। क्योंकि बात पोस्टल बैलेट की हो रही है, निहाल पर जाने से पहले मैं अमिताभ जी के पास आना चाहूंगा। अमिताभ जी, पोस्टल बैलेट के बारे में शुरुआत में हमेशा ये कहा जाता है कि वो थोड़ा जो बीजेपी उसको फेवर करते हैं, लेकिन दूसरी बात ये, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस का उस तरह से खुलकर वादा नहीं किया जिस तरह से राजस्थान में या हिमाचल में किया था। और अमूमन यह माना जाता है कि पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारी और जैसा कि निहाल ने बताया कि वृद्धजन और दिव्यांग, उन्हें कहा गया था पोस्टल बैलेट के लिए। तो इसका आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं? ये जो वादा नहीं किया गया, क्या ये भी एक असर डाल रहा है? खुलकर वादा नहीं किया गया, वादा किया गया, मेंशन किया गया, लेकिन हम सकारात्मक प्रयास करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ, तो मतलब इससे जरूर ये असर हो सकता है, जैसे कि हिमाचल में हो गया कि पोस्टल बैलेट पे नॉर्मली तो बीजेपी का बोलबाला रहता है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन हिमाचल में
कांग्रेस पार्टी आगे रही, और गुजरात में भी काफी अच्छा किया था कांग्रेस पार्टी ने एक्चुअली पोस्टल बैलेट्स में। तो यहाँ पे हो सकता है कि खुल्लम खुल्ला अगर आप ये वादा नहीं कर रहे हैं तो इससे जरूर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है हुआ होगा। हालांकि अर्ली ट्रेंड्स और पोस्टल बैलेट्स एक्चुअली डिटर्मिन नहीं करेंगे कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन 60 सीटों पे कांटे की भी टक्कर होती है। यहाँ पे 5% से कम मार्जिन है, तो वी नेवर नो कि एंड में जाते जाते क्या सिचुएशन हो जाए। हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बता रहा है कि डीडी न्यूज, दूरदर्शन न्यूज के जो आंकड़े हैं 111 सीटों पर जो बढ़त है, उसमें डीडी न्यूज कांग्रेस को 63 सीट्स पर आगे दिखा रहा है और बीजेपी को 36 सीट पर आगे दिखा रहा है जी। निहाल ये सॉफ्टवेयर बता रहा है, तो मैं ये राइडर अभी दे दूं और ये अभी इस वक्त बता रहा है, ये बदल भी सकता है। निहाल किदवई के पास वापस चलते हैं। जी निहाल जी। तो मैं आपको डीके शिव कुमार के बारे में बता रहा था। देखिए उनके घर के में उनकी गाड़ियां यहाँ आ चुकी हैं, यहाँ उनके जो दूसरे सचिवालय के लोग हैं वो सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, सिक्योरिटी अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ पर उतनी गहमा गहमी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बात जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि शायद भले ही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई हो कि डीके बनाम सिद्धरामैया मुख्यमंत्री पद की रेस में है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से गुजरी थी उस वक्त ऐसा लगता है कि बहुत सारी मीटिंग हुई थी डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, राहुल गांधी और जो दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बिल्कुल बंद कर दी थी। इसका एक तकनीकी कारण जो बताया जा रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया, वो ये है कि ईडी अभी जांच कर रही है डीके शिव कुमार के मामले में, और उनकी गिरफ्तारी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसका सर्विंग मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो, क्योंकि दूसरे जगहों पे भी चुनाव है। जयललिता दक्षिण भारत की थी, वो जब मुख्यमंत्री वो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं डीके शिव कुमार को शायद ये बता दिया गया है कि जब तक ये मामला पूरी तरह से शांत नहीं होता तब तक वो मुख्यमंत्री पद के दौर से खुद को दूर रखें, लेकिन उनका एक जो वर्चस्व है पार्टी पर कायम रहेगा। क्योंकि देखिए, जहां कांग्रेस खड़ी थी डीके शिव कुमार के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले और जहां कांग्रेस अब खड़ी है, उसमें जो फर्क आया है, जिस तरह का मजबूती डीके शिव कुमार ने कांग्रेस को दी है, और कांग्रेस के जीत की बात अगर आज की जा रही है एग्जिट पोल में या ओपिनियन पोल में या कई जगहों पे चर्चा हो रही थी, उसमें बहुत अहम रोल डीके शिव कुमार ने निभाया है। तो इसीलिए डीके शिव कुमार कल जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमने पार्टी को एक नई जिंदगी दी है, यहाँ पर दोबारा उसको खड़ा किया है, और हमारा जो ये कंट्रीब्यूशन है, डीके शिव कुमार का कहना है, पार्टी उसको नहीं भूल सकती है, नजरअंदाज नहीं कर सकती है, ये एक हकीकत है। लेकिन अभी वापस आएंगे आपके पास, कांग्रेस की सरकार जी वापस आएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मॉनिटरिंग करते रहिएगा और देखिएगा वो जो रिवर्स में गाड़ी पीछे गई है, वो नतीजे आने के बाद डीके शिव कुमार कहां निकलते हैं, क्योंकि वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा अगर नतीजे इस तरीके से चलते रहते हैं। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दर्शकों को ये बता दें, और ये एक बात बताना बहुत जरूरी है कि 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अभी आगे है, और अभी तक जो काउंटिंग जहां जहां हो रही है, जिस जिस काउंटिंग सेंटर पर, उन सेंटर्स में 69 में कांग्रेस को पिछले 2018 के मुकाबले 13 सीटों पर बढ़त है, यानी कि 13 सीट प्लस में है, गेन कर रही है, और 62 सीट पर बीजेपी है, जिसमें से उनको इन सीट की काउंटिंग में वो 5 सीट पीछे हैं, यानी कि 5 का उनको लॉस अभी दिख रहा है। जेडीएस को भी 7 का लॉस दिख रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो आप समझ सकते हैं कि रुझान किस दिशा में जा रहा है। मनीष कुमार के पास वापस चलते हैं। संभवतः नाश्ता खत्म हो गया है, कॉफी भी पी ली है, बढ़िया इडली भी खा ली है मनीष जी, और अब लंच में क्या है? देखिए, लंच में ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आज का चुनावी रुझान क्या रहता है। हम अभी फिलहाल जो बेंगलुरु शहर में बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ पर हैं, और आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी के दफ्तर के जो कर्मचारी भी हैं, जो उनके नेता भी हैं, वो यहाँ पर सामने में टीवी 18 का एक बड़ा मॉनिटर लगा हुआ है और उसी को देख रहे हैं, जहाँ पर पल पल जो है वो आपको रुझान जो है बदल रहा है। इसके अनुसार अभी बीजेपी 97 और कांग्रेस 93 सीटों पर आगे है, लेकिन ये जो रुझान है काफ़ी बदल रहा है। तो बीजेपी के एक नेता अभी कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग धैर्य रखिए, ये सब सारा पोस्टल बैलेट का है
और जो रुझान है वो 11 बजे तक जो आएंगे, जब तक 224 सीटों का ईवीएम का रुझान नहीं आता है तो उसके पहले जो है किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देना या किसी रुझान पर विश्वास करना आसान नहीं है या प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि पोस्टल बैलेट जो है वो तुरंत बदल जाता है। जब असल जो काउंटिंग है वो ईवीएम की होती है, क्योंकि ईवीएम में हर जो चुनाव क्षेत्र होता है उसमें लाखों वोटों की गिनती होती है और ईवीएम जो है वो कुछ हजार की होती है निश्चित रूप से। और कर्नाटक में भी जो आज तक पोस्टल बैलेट के रुझान रहे हैं वो फाइनल रिजल्ट पर जो है उसका कोई खास असर नहीं दिखता है, यानी कि कोई को रिलेशन नहीं देखा गया है। मनीष, हाल के आप कह सकते हैं कि वो चाहे हाल के कुछ चुनाव में देखा, जैसे बिहार में आपने देखा होगा पोस्टल बैलेट बाद में गिना गया, बहुत हंगामा हुआ कि डीएम साहब ने पोस्टल बैलेट बाद में क्यों गिना, ये सब खेल हो गया। अब यहाँ पोस्टल बैलेट पहले गिना रहा है और एक्चुअल जो है बक्से अभी खुलने बाकी है। हाँ मनोरंजन, बिहार में जो बवाल हुआ था उसके बाद से चुनाव आयोग ने अब पोस्टल बैलेट, अगर आपने देखा होगा वो गुजरात हो या हिमाचल, सभी जगह ईवीएम की काउंटिंग के पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को कंप्लीट किया जाता है, जिससे कि बाद में जोड़ तोड़ या जो कहा जाता है धांधली की शिकायत ना हो। और जैसा कि मैंने सुबह में भी कहा था कि हर आदमी जो है अपना फिंगर्स क्रॉस करके चल रहा है। सबका यही कहना है कि कर्नाटक में आप ज़्यादा वोट लाकर भी आप नंबर 2 पार्टी हो सकते हैं और कम वोट लाकर भी आप नंबर 1 की पार्टी हो सकते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का और खासकर बीजेपी के नेताओं ने भी माना कि जो चुनाव प्रचार था वो चाहे चुनाव के पहले हो या प्रचार के दौरान भी हो, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी पर 20 दिखी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रोड शो और अपने चुनाव जो उनका सभाएं थी उससे उसको कंपनसेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कितना कंपनसेट कर पाए वो परिणाम से ही अब पता चल पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से तो लगता है कि उसका कोई खासा असर नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि 162 सीटों पर शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, 162 ही सीट, अभी सारी नहीं है, 223 224 होता है, 224 में से 162 पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें 81 सीट पर कांग्रेस आगे है। और सुदीप जी, हाँ, हाफ वे मार्क, और उसमें से ये जो काउंटिंग हो रही है उसमें से 20 सीटों पर फायदा कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है, 11 का नुकसान बीजेपी को दिख रहा है, 9 का नुकसान जेडीएस को दिख रहा है। ये ट्रेंड अगर चलता है सुदीप जी, तो क्या ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी का ही नहीं जेडीएस का भी नुकसान किया? लेकिन मेरा काउंटर आर्गुमेंट है, क्या ऐसा नहीं लगता कि हंग असेंबली हो जाएगा यदि ऐसे यही अंतर? क्लोज तो बहुत है, इसीलिए बार बार ये राइडर लगा रहे हैं। शुरुआती है ये। कांग्रेस हैज अ स्लाइट एज, हंग की संभावना है वहां, जैसे कि निहाल कह रहे थे कि आप ज्यादा वोट भी लेके भी कम सीटें जीत सकते हैं, वो स्थिति वहां है। वो तो पिछली बार हुआ ही था। हाँ, लेकिन अभी जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि जेडीएस को भी नुकसान किया कांग्रेस ने, तो उसका कारण है जो माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन है वो एक फैक्टर है जो कांग्रेस के फेवर में इस बार गया है। भारत जोड़ो यात्रा के कारण लीजिए, हिजाब के मुद्दों पे लीजिए, सारे मुद्दे पे माइनॉरिटी को कर्नाटक में अब ये लग रहा है कि पिछले बार जो प्रयोग था जेडीएस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार चल नहीं पाई, तो अगर बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। तो एक वो फैक्टर है बड़ा। दूसरा फैक्टर खुद शिव कुमार है, क्योंकि वो वोकल लीगा से आते हैं। अभी तक कांग्रेस के पास वोकल लीगा का कोई लीडर नहीं था, अब वो इमर्ज हुए हैं एक बड़े लीडर के रूप में, तो उसका अगर उन्होंने थोड़ा भी असर डाला है तो उन इलाकों में देखिए पोस्टल बैलेट, ये देखिए पोस्टल बैलेट। अमिताभ जी, एसेंशियली अगर आप देखेंगे जो भी कांग्रेस की लीड है वो आधी आ रही है बीजेपी से, आधी आ रही है जेडीएस से। अच्छा, यानी जेडीएस को ज्यादा नुकसान होता अभी तक दिख रहा है 50-50%, जबकि जेडीएस की तो सीटें बीजेपी की 1/3 से भी कम होती हैं। तो माइनॉरिटी कंसोलिडेशन हो रहा है और ऐसा लगता है कि ये जो बजरंग दल वाला जो इशू था वो हो सकता है एक कैलकुलेटेड प्लान था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटी वोट 20-25% जो है वो जेडीएस को जाता है। माइनॉरिटी कैंडिडेट भी जेडीएस ने कांग्रेस से ज्यादा खड़े किए हैं, कुछ टॉप लीडर्स हैं। तो मतलब ये बीजेपी को ये ऐसे तुक्के में बोली हुई चीज नहीं थी या की हुई चीज नहीं थी मैनिफेस्टो में बजरंग दल डालना। हाँ, मतलब अगर ये रिजल्ट आता है, देखिए आजकल जो भी एनालिसिस है वो पोस्टमार्टम ही होती है, ठीक है। अब अगर ये रिजल्ट आता है
तो ये एक इंडिकेशन देता है। वो कालिका वोट भी, जैसा सुधीर जी कह रहे हैं, वो कालिका लीडर खुद डीके शिव कुमार हैं, तो ओल्ड मैसूरू और बेंगलुरु क्षेत्र में भी वो कालिका सपोर्ट कांग्रेस को थोड़ा बहुत। सुधीर जी जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है। देखिए, ये बात कि ये कैलकुलेटेड मूव है, मुझे एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस लीडर ने ऑफ द रिकॉर्ड कही भी है कि ये हम लोगों ने बेवकूफी में नहीं किया है, चलिए स्ट्रेटेजिक है। ठीक है, एक चैनल है बाद में कहेंगे, ये तुक्का है। तुक्का है ना, ये मुझे 4 दिन पहले, वोटिंग के 4 दिन पहले, अच्छा वोटिंग के 4 दिन पहले मोहली कह रहे थे कि हम कर ही नहीं सकते, राज्य सरकार ही कर ही नहीं नहीं, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी जो है बड़ी से, जब भी कुछ ऐसा होता है तो बोलते थे कि उनके निजी विचार, इससे पार्टी अपने आप को डिसएसोसिएट करती है। नहीं, अभी पूरे रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले ये बता दूं आप दोनों को कि एक चैनल है जिसने कांग्रेस सरकार बना दी। कैसे? पता नहीं कैसे, भगवान जाने। लेकिन सटीक नतीजे के लिए अभी तो हंग लग रहा है। सटीक नतीजे के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। अभी ब्रेक के बाद अभी हंग लग रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो दिखा दें। कर्नाटक में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को एक साफ बढ़त दिखती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस से थोड़ी सी पीछे है भारतीय जनता पार्टी, और बीजेपी और जेडीएस को नुकसान दिख रहा है इन शुरुआती रुझानों में। लेकिन बार बार हम ये बता दें कि अभी ये बहुत ही इनिशियल ट्रेंड्स हैं, अभी बहुत काउंटिंग बाकी है। अखिलेश जी बिल्कुल, ये लेकिन शुरुआती रुझान ये स्पष्ट कर रहे हैं पोस्टल बैलेट के कि कांग्रेस पार्टी आगे है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो एग्जिट पोल की भविष्यवाणी थी करीब करीब उसी तरफ रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम शुरुआती रुझान यही कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी आगे है। हालांकि बीजेपी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन यही एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ज़्यादा पीछे नहीं रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एचडी कुमारस्वामी जरूर चिंतित होंगे, क्योंकि तमाम जो शुरुआती रुझान है उसमें जनता दल सेक्युलर को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो अलग अलग चैनलों के मैं आंकड़े देख रहा हूं संकेत, उसमें वो 2 अंकों में भी जाती हुई जेडीएस नहीं दिखाई दे रही। तो ये उनके लिए ज़रूर चिंता की बात होगी, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक वो ये बोल रहे थे कि या तो हम किंग मेकर होंगे या फिर किंग होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया है। ये कम से कम शुरुआती रुझान बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहां पर अब एक बात ये जरूर होगी कि लास्ट में हमने जो एक संप्रभुता की बात देखी, एक बजरंगबली फैक्टर जो देखा, क्या वो अगर इसी तरीके से रुझान चलते रहेंगे तो क्या वो बीजेपी के लिए उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से बीजेपी सोच रही थी, या वाकई काम किया है? क्योंकि अगर ये भी ना होता तो नतीजा और भी देखिए, जो परसेप्शन की लड़ाई संकेत, उसमें कांग्रेस शुरू से आगे रही है। कर्नाटक में पिछले 6 महीने में आप देखें तो हर व्यक्ति ये बोल रहा था कि कांग्रेस आगे है, कांग्रेस आगे है। लेकिन पिछले 15 दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने बहुत ही आक्रामक चुनाव प्रचार किया, पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में उतरे, तो उसके बाद जो अंतर है, जो फासला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच का, वो कम आप ये कह सकते हैं कि काफी हद तक कम करने में शायद अभी जो शुरुआती रुझान है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं। और ये अंजनी पुत्र पवन सुतनामा हुआ है, कई सारी चीजें हैं, पर यह भी एक है। अंजनी पुत्र पवन सुतनामा भी है। जय बजरंगबली के जिस तरह से बोला गया, उसका जय घोष हुआ, वो भी एक असर है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी जो कांग्रेस पार्टी वो निश्चित तौर पर आश्वस्त होगी कि वो इस कड़े मुकाबले में कहीं आगे बीजेपी से दिखाई दे रही है। मनीषा जी, आपका क्या इसमें रीडिंग है? आपको लगता है बीजेपी ने जो बजरंगबली को मैदान में लाए, और जैसे कि जफर इस्लाम एनडीटीवी पर बोल करके गए थे बीजेपी के सांसद, वो कह रहे थे जब कांग्रेस फुल टॉस बॉल देगी तो हम मारेंगे ना छक्का भाई, हम इंतजार थोड़ी करेंगे। आपको लगता है उसका फायदा हुआ है बीजेपी को? क्योंकि इन आंकड़ों में वो फायदा दिखता नहीं है। देखिए, ये आप ही हैं जो एकदम से बजरंगबली में और मतों में डायरेक्ट कोरिलेशन निकाल लेते हैं। बजरंगबली की खुद की भी ऐसी जो थी, उनके बारे में अपनी ऐसी धारणा नहीं थी। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, जो मैं तो बहुत पढ़ती हूँ, तो एक बात जो कही जाती है, बजरंगबली जिनको आप कहते हैं और हम उनको संकट मोचन बुलाते हैं, वो ये है कि वो कहते हैं कुमति निवार सुमति के संगी। और यदि आप कर्नाटक में इलाकों में ढूंढेंगे, जैसे कि मैं फील्ड वर्क करती हूँ, महिलाओं से खास करके बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि ये लाभार्थी स्कीम जो आपको बेनिफिट्स दिए गए, क्या आप इसके आधार पर वोट देंगी? तो वो कहती हैं कि हम वैसे नहीं कि हमें किसी ने कुछ दिया इसलिए हम वो करेंगे। और वो कहती हैं कि नम्मा मता नम्मा हक्कू,
मतलब ये वोट को वो मत बुलाती हैं, जिसको कि आप बजरंग बली से जोड़ रहे हैं, वो उनका मत और विवेक है, और वो अपने हक के अधिकार के लिए लड़ाई जो है वो लड़ रही हैं। और आज मैं ये कहूंगी कि एक रीजनल नाम भी है जिनको आप बजरंग बली बुलाते हैं, वहां उनको अंजनप्पा बुलाया जाता है। तो एक तरह से क्या भाजपा ने रीजनल चोला पहना। दूसरी बात कि अगर आंकड़े जो हैं स्पष्ट आएंगे तो संकट मोचन का काम जो है वो तब नहीं आता। एक तरफ से जिधर झंडा लहराएगा, जिसका परचम लहरेगा, उधर जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ओल्ड मैसूर रीजन में पुराने स्टॉलवर्ट देवगौड़ा, वो इस बार 90 में भी उन्होंने एकदम से निकल के, और कहा जाता था कि डायलिसिस करा के वो कैंपेनिंग में उतर जाते थे। बाहुद्दीन बाबा के लिए उन्होंने कैंपेन किया, कहा मंदिर भी जाऊंगा, दरगाह भी जाऊंगा। तो वो बातें अगर उनको ज्यादा सीटें ले आती हैं तब कहीं संकट मोचन प्ले में आते हैं। अदरवाइज आई वुड से कि ये पोल ऑप्टिक्स रहा, लेकिन बजरंग बली के लिए तो बल्ले बल्ले कि लोग उनको भगवान समझ रहे हैं। वो तो केवल सेवक के रूप में अपने आप को अवतरित करना चाहते हैं। कौन लोक सेवक बनेगा कर्नाटक के चुनाव में, अब वो देखें। बिल्कुल, लेकिन एक असेसमेंट, प्रतिभा रमन हमारी सहयोगी भी हमारे साथ हैं। एक बात मनीषा जी, मुझे याद है शुरुआती कार्यक्रम में आपने ये जरूर बताई थी कि बजरंग दल के बैन की बात, बजरंग बली जो बीजेपी ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, उस मसले को एक सेकंड के लिए साइड रख देते हैं। वो मुद्दा बजरंग दल के बैन की जो बात थी वो इसलिए उठाई गई कांग्रेस द्वारा कि उनको यह दिख रहा था कि जेडीएस जो है वो मुस्लिम वोटों में सेंध ना लगा। जेडीएस बहुत कंसोलिडेट करता है ये वोटें। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि जहां तक मुसलमान मतों का सवाल है, बहुत सॉलिडली ग्राउंड पे जो बजरंग बली का या मंदिर के मामलों पर जो कैंपेन था वो जेडीएस ग्राउंड पे चलाता रहा। बल्लूर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं वेट ही कर रही हूं। तो कहीं ना कहीं ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को अपने आप को यदि कंसोलिडेट करना था तो उनको जेडीएस से सीधी लड़ाई लड़नी थी। आंकड़ों में दिख भी रहा है। प्रतिभा रमन के पास चलते हैं। प्रतिभा, ये जो आंकड़े हमारे सामने हैं उसमें हम देख रहे हैं कि 20 सीट जहां पर जेडीएस को बढ़त है, उसमें उनको 2018 के मुकाबले 8 सीटों का घाटा हो रहा है, बीजेपी को करीब 12 सीट का घाटा हो रहा है और कांग्रेस को 20 सीटों का लाभ है, 20 सीटों का गेन है। तो आपको लगता है कि ये जो बजरंग दल के बैन की बात कांग्रेस पार्टी ने कही, वो एक सोची समझी रणनीति थी, बीजेपी को एक मुद्दा देने के लिए नहीं, लेकिन जेडीएस से एक मुद्दा छीनने की एक प्रयास था? जी, बजरंग दल की बैन के बाद जेडीएस जो है वो 2018 में आप देखेंगे तो जेडीएस और कांग्रेस की जो कोalition थी वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रहा। और 2008 की जो बात है तब येडियुरप्पा जी थे और तब बीजेपी और जेडीएस की जो कोalition हुई थी वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन अब येडियुरप्पा जी नहीं है, अब देखना पड़ेगा कि जेडीएस की कैलकुलेशंस क्या होगी। अब माहौल आप देखेंगे तो मैं अभी जेडीएस पेट्रियार्क देवेगौड़ा जी के घर के सामने खड़ी हूं और थोड़ी देर में कुमारस्वामी जी यहां आने वाले हैं। और इससे पहले उन्होंने बताया कि मीडिया से जब बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने उनकी तरफ से किसी तरह की कांटेक्ट नहीं की थी। और अब देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी जी वेट एंड वॉच गेम खेल रहे हैं। और कुमारस्वामी जी अभी एक टेंपल गए हैं और शायद वो भगवान से ये प्रार्थना मांग रहे होंगे कि वो किंग या किंग मेकर बने। क्या हम माने कि जेडीएस कोलैप्स करती जा रही है? प्रतिभा से सवाल बताएंगे क्वेश्चन। क्या जेडीएस बहुत खराब कर रही है, कोलैप्स कर जाएगी? जितनी जेडीएस को उम्मीद होगी उससे बहुत पिछड़ रही है। अभी जेडीएस की माहौल जो है वो बहुत ही कूल है और वो कह रहे हैं कि शायद बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एग्जिट पोल की तरह से जो बात बताया जा रही है वो है कि ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगी। और इससे जेडीएस की माहौल जो है वो बहुत ही उत्साहित है। और देखना पड़ेगा कि जेडीएस कांग्रेस से या बीजेपी से की तरफ अपनी कोalition बढ़ेगी, हाथ बढ़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का कैलकुलेशंस और डिमांड्स वो सामने रखेंगे और किस तरह की डिमांड्स बीजेपी या कांग्रेस उसकी पूरी करेगी। आप एचडी देवगौड़ा के घर के बाहर हैं। अभी थोड़ी देर पहले एचडी कुमारस्वामी ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने संपर्क ना किया है, ना मैंने किसी से संपर्क किया है। अब देखेंगे आगे क्या होगा। अव्वल तो उन्होंने ये मान लिया कि वो मतलब रियलिस्टिक हैं अपने बारे में,
वो ये मानते हैं कि मैं एक रीजनल पार्टी हूं, मैं बड़ा दल नहीं हूं। ऐसे में जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला प्रतिभा कि वो ये चाह रहे हैं कि वो किंग मेकर बने, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो किंग मेकर बनने की भी जरूरत ना पड़े उनकी, फिर वो क्या करेंगे? शायद कुमारस्वामी जी ने ये भी बताया कि बहुत सारे एग्जिट पोल्स जो है वो कांग्रेस को बहुमत मिलेगी। ये बात भी सामने पड़ी है और देखना पड़ेगा कि शायद जेडीएस की जो रोल है वो इतनी बड़ी नहीं हो पाएगी। और इससे ये बताया जा रहा है कि ये रीजनल पार्टी जो है जेडीएस, ये एक बहुत बड़ी तरह की रोल प्ले करेगी या नहीं, इसकी तो सवाल जरूर उठती है। लेकिन देखना पड़ेगा कि ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट जो है जब उठेगी तो जेडीएस इसका बहुत बड़ा फायदा उठेगा। जी 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 प्रिया। और अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें ये है कि कुमारस्वामी पीछे चल रहे हैं। हाँ। न सिर्फ कुमारस्वामी बल्कि कई ऐसे नेता हैं, जगदीश शेट्टार, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है अमिताभ जी? आपको क्या लग रहा है कि ये शुरुआती रुझान इसलिए कह रहे हैं या वाकई बाद में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि जगदीश शेट्टार को तो हम हराएंगे, येडियुरप्पा ये कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जगदीश शेट्टार नहीं जीत पाएंगे। देखिए अभी शुरुआती रुझान है, अभी किसी सीट के बारे में कहना उतना सही नहीं होगा। जेडीएस का तो रोल तभी आएगा पिक्चर में जब एक हंग असेंबली होगी, और जब हंग की बात कर रहे हैं कि जेडीएस खुद से तो जीत नहीं सकती है चुनाव, खुद भी जानती है वो बात। और जब हंग की बात कर रहे हैं तो मार्जिनली हंग होगी। अगर जैसे 2008 में बीजेपी की 110 सीटें आई थी, तो जरूरत नहीं 113 की मेजोरिटी है, ठीक ठाक हंग हो। जो 2018 में बीजेपी की 104 थी, 9-10 सीटें कम अगर किसी की आएगी तब जाके जेडीएस का रोल आएगा। मतलब अगर कांग्रेस या बीजेपी 105 के अंदर सिमटेगी तब जेडीएस का रोल आएगा। पहले के हिसाब से तो, अभी के हिसाब से तो 9 सीटें कम दिख रही हैं। अब अल्टीमेटली कितनी आती है वो देखनी पड़ेगी। अभी भी पूरे 194 ही है। जी मनीषा जी कुछ कहना था? नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जेडीएस के लिए बिल्कुल जो मैसूर पेटा बुलाते हैं, उनके पेटा की लड़ाई है ये। खास करके भाजपा ने कुछ ऐसे इलाकों में सीटें चाहे कम भी हो, लेकिन हासन बिल्कुल परिवार के और पार्टी के स्वाभिमान का मामला है। आपने देखा परिवार की बहू भवानी जी वहां क्लेमेंट थी उस सीट के लिए, लेकिन पार्टी वर्कर श्री प्रकाश जी के फेवर में वो सीट को देवगौड़ा जी ने स्वयं हस्तक्षेप किया। कुमारस्वामी ने रेवन्ना पर, जिनकी आपसी अनबन है थोड़ी, उसके बावजूद भी वहां बीजेपी के प्रीतम गौड़ा एक गौड़ा नेता हैं, और बीजेपी इस चुनाव में जीत रही है कि हार रही है, उसके बहुत सारे ऐसे मूव्स हैं जो देवगौड़ा जी के और जेडीएस का जो फ्यूचर है उस पर सवालिया निशान उठाएंगे। मांड्या के इलाके में स्वयं योगी आदित्यनाथ कैंपेन करते रहे। उस कैंपेन के दरमियान उन्होंने ये भी बोला कि गौड़ाओं का जो प्रमुख मठ है आदि चुनचुनगिरी मठ, वहां से उनका कहना है कि गोरक्षनाथ मठ के पुराने रिश्ते हैं। मांड्या के इलाके में गौड़ा मतों पर एक नया मॉडल, नया मैसूर मॉडल भाजपा ने पेश किया है। वो मॉडल एक्सक्लूजन का मॉडल है, जहां की देवगौड़ा साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैं एक मंदिर और दरगाह दोनों जाऊंगा। वहीं उनके नाक के नीचे बिल्कुल जो उनकी हासन की जो प्रेस्टीजियस मांड्या और हासन उनके प्रेस्टीज जिले हैं, दोनों जिलों में भाजपा उनको शह दे रहा है। तो केवल सीट नहीं, जनाधार, वोक्कालिगा की पेटा, इन सब की लड़ाई जदयस के घर पे बिल्कुल दाव पे लगी हुई है। जी ब्रेक पे जाने से पहले इसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप। 96 पर कांग्रेस 23 सीटों का फायदा, 78 पे बीजेपी 13 का नुकसान। देखिए अभी भी हंग ही दिख रहा है, और जो अभी अमिताभ जी कह रहे थे मैं उससे थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। अगर कांग्रेस 110 भी रहती है ना तब भी उसको तकलीफ जाने वाली है। हाँ, तकलीफ होने कांग्रेस को तो 113 क्रॉस करना जरूरी है, और उसके लिए उसको 33 सीटों का गेन होना चाहिए। अभी तक जी हाँ, एक ब्रेक लेंगे। ये महत्वपूर्ण बात बोलिए। कांग्रेस को 140 है तब भी तकलीफ है, सीता तो अग्नि परीक्षा उसको जाना ही है। सही बात है। 280 क्यों नहीं आया? वो गोवा की या कहीं और की कांग्रेस नहीं है, एक बहुत मजबूत पार्टी है।